Hello student, welcome back to the another session of the lesson agriculture, and this is the last session of our lesson. Okay, today we are going to learn about the impact of globalization on Indian agriculture. So dear student, as in the previous session we have learned about what are the challenges faced by Indian farmers and what is the contribution of agriculture on in Indian economy. So today we are going to learn about what are the challenges faced by agriculture and what is the impact of globalization on agriculture and what are the steps taken to improve farming system in India. Okay, so let's start the session. Challenges faced by agriculture. अभी हम करेंगे कि कौन कौन से challenges है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम फेस कर रहे हैं, मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर है वो फेस कर रहा है. पहले बात करेंगे शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू फ्रूट वेजिटेबल्स. मतलब क्या हो गया है कि फूड क्रॉप्स को हमने किसमें शिफ्ट कर दिया है, टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिससे क्या हुआ है कि हमारा जो नेट सॉन एरिया है फॉर फूड क्रॉप्स एंड पल्सेस वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है. मतलब क्या है कि हम फूड क्रॉप्स की बजाय किस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और इसी के कारण हमारा जो नेट सॉन एरिया है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है फॉर फूड क्रॉप्स एंड पल्सेस उगाने के लिए. नेक्स्ट अगर हम चैलेंज की बात करते हैं तो ये है कंपटीशन फॉर लैंड यूज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. मतलब एग्रीकल्चरल जो लैंड है और जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जब हम लैंड का यूज कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन क्या हो गया है, बढ़ गया है. मतलब मोस्टली हम लैंड का यूज किस लिए कर रहे हैं, फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए कर रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करना, कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप करना, इंडस्ट्रीज सेटअप करना, रोड्स बनाना. तो ये क्या है, हमारे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है. मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम भूमि पे बनाते हैं, लैंड पे बनाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के अंतर्गत आता है, जिसके कारण भी हमारा जो नेट सॉन एरिया है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है. एनएसए का मतलब है नेट सॉन एरिया, नेट सॉन एरिया. तो नेट सॉन एरिया हमारा क्या होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है. ये भी एक चैलेंज है जो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कर रहा है, फेस कर रहा है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर्स है वो उसका यूज क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है. फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है. तो हम क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर जब करते हैं तो उसके कारण हम इन सब चीजों का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है. मतलब सॉइल की क्वालिटी बहुत अनफर्टाइल होती जा रही है, सॉइल उसकी क्वालिटी बहुत कम होती जा रही है, पुअर होती जा रही है. मतलब हमारी सॉइल की क्वालिटी पुअर क्यों हो रही है, बिकॉज वी आर यूजिंग excessive fertilizers, pesticides and insecticides in agriculture. अभी इसका नेक्स्ट जो चैलेंज है वो आता है inefficient water management. मतलब हम क्या कर रहे हैं, we are using excessive irrigation in our agriculture. हम एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इरिगेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को. मतलब हमारा जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है, इनएफिशिएंट है. हम उसको एक प्रॉपर मेथड से यूज नहीं कर रहे. मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही पुअर है, इतना इनएफिशिएंट है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिससे सैलिनिटी जो है सॉइल की वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है. अभी ये सारा किसके कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट यूज ऑफ वाटर मैनेजमेंट. मतलब हमारा जो इरिगेशन जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, जिसका हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, वो भी हमारी सॉइल क्वालिटी को भी प्रभावित, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है. नेक्स्ट जो है, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवा रही है सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर. ठीक है, अभी वो जितना हमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, गवर्नमेंट पावर दे रही है, हम उसका क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं. हम उसको बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं ऑफ ग्राउंड वाटर इन
इरिगेशन, मतलब ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लाइक इन द स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर इरिगेशन किया जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, हमारा डिग्रेड हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा रहा है, जिसके कारण अभी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लगती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण अदर जो चीजें हैं उसकी लागत मतलब प्राइसेस क्या हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, प्राइसेस कम है, जिसके कारण प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। मतलब अगर लागत ज्यादा है और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनकी प्राइसेस कम है, ठीक है, जिसके कारण जो हमें प्रॉफिट मिलना होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, प्रॉफिट बहुत लो हो जाता है और कई बार क्या हो जाता है, लॉस भी हो जाता है हमें। तो ये बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स है जो हमारा एग्रीकल्चरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का वो फेस कर रहा है, बिकॉज हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट में इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम ओवर इरिगेट कर रहे हैं, ओवर फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह का फील्ड में, तो जिसके कारण मतलब कॉस्ट तो ज्यादा आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और क्या होता है कि ओवर इरिगेशन या ओवर जो भी हम कर रहे हैं चीजों का यूज कर रहे हैं केमिकल्स का, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण मोस्टली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब बहुत ही कम प्रॉफिट गेन हो पाता है, जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चरल जो स्ट्रक्चर है उसका जीडीपी में मतलब सेक्टर है उसका जीडीपी में योगदान है वो बहुत कम हो जाता है, कंट्रीब्यूशन कम है। अभी ये तो थी चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर इन इंडिया। अभी हम करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि जो ग्लोबलाइजेशन है, अभी यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का जो प्रोसेस है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसको सबसे ज्यादा बढ़ावा कब मिला था, कॉलोनाइजेशन पीरियड में, मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे फॉर ट्रेड, तो उस टाइम से यूरोपियन ट्रेडर्स ने यहाँ पे फार्मर्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया था, एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया था कि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए क्या करे, उत्पादन करे, प्रोड्यूस करे। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है या पीपल्स है, गुड्स है, ठीक है, इन सभी का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या होना है, आना जाना इनका लगा रहता है, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स, पीपल्स, लेबर है या कैपिटल है, तो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है विद इन द कंट्रीज। हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ जुड़ जाते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कॉलोनाइजेशन टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यूरोपियन ट्रेडर्स ने क्या किया था, एनकरेज किया था फार्मर्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में फार्मर्स को एनकरेज किया टू ग्रो स्पाइसेस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, कि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए मसालों का क्या करे, प्रोडक्शन करे, उत्पादन करे। फिर फर्दर उन्होंने कॉटन जो है उसके प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया, और कॉटन वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे टू ब्रिटेन। मतलब पहले क्या होता था कि हमारा जो कॉटन है इंडिया का वो बहुत फाइन क्वालिटी का था, और यहाँ पे बना हुआ कपड़ा क्या किया जाता था, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था। बट धीरे धीरे मतलब क्या होने लगा कि यहाँ से ब्रिटिशर्स ने ड्यू टू कैलिको एक्ट के कारण ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमारे यहाँ से रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, कहाँ पे, ब्रिटेन में, जिसके कारण वहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई थी इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। तो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे, अभी करेंगे कि नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट है, इम्पैक्ट है जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे पड़े हैं। तो आपने देखा होगा कि जो इंडियन फार्मर्स है वो बहुत सारे न्यू चैलेंजेस
फेस कर रहे हैं सिंस 1990s। मतलब 1990 के बाद बहुत सारे ऐसे न्यू चैलेंजेस हैं जो इंडियन फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अभी क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है इंडिया का, इट इज अनेबल टू कम्पीट। मतलब हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो कम्पीट नहीं कर पाता के बराबर में इंटरनेशनल गुड्स के बजाय। ठीक है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, थोड़ा सा कम क्वालिटी का हो जाता है, या फिर इस पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लग जाती है, प्राइस कम है, जिसके कारण क्या होता है कि इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिक पाता है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट लगा लो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी। इसका कारण क्या है, बिकॉज जो इंटरनेशनल कंट्रीज है, अदर कंट्रीज है, वो क्या दे रही है, बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है वहां के फार्मर्स को। हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत कम सब्सिडीज दी जाती है फार्मर्स को, जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लगती है। इसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी रेट बढ़ जाता है और वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट से मतलब कंपटीशन में क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है। फिर अगर हमने आगे बात करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, स्टार्टेड टू प्रिपेयर इंडियंस फॉर ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोसेस के कारण इसने स्टार्ट किया कि जो इंडियन फार्मर्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सके। ठीक है, ताकि वो HYV सीड्स है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स है, इन सब का यूज करके अपने प्रोडक्शन को अच्छा कर सके, बढ़ा सके। बट इसका भी एक दुष्परिणाम निकला, इसका भी एक इफेक्ट निकला है, this leads to land degradation in India। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पे फार्मर्स ने इनका एक्सेसिव यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, एक्वीफायर्स जो है बढ़ गया, एंड वेनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमारे यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो भी क्या होती जा रही है, वेनिश होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। मतलब ये था नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अभी इन नेगेटिव इफेक्ट्स को जो है दूर करने के लिए या कौन कौन से स्टेप्स जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लिए ताकि हम फार्मिंग सिस्टम को क्या कर सके, सुधार सके, तो उसके लिए हमें कौन कौन से इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, उसके बारे में हम करेंगे। तो कौन कौन से स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जैसे कि आप सभी को पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई किसी भी तरह का क्या यूज नहीं किया जाता, केमिकल यूज नहीं किया जाता। इट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे हम जैविक मतलब पदार्थों का यूज करके क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। So what are the steps taken to improve farming? कौन कौन से steps taken? हम कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं to improve farming in India? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी भी तरह का केमिकल का यूज नहीं कर रहे, मतलब किसी भी तरह के केमिकल जो है या फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह, इन सब का यूज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी कॉस्ट है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, मतलब जो लागत लगती है फसल को उगाने पर, वो हमारी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अगर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, जिससे हम हाई प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग।
डाइवर्सिफाइंग क्रॉपिंग। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी, विविधता, मतलब हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्या होना चाहिए? डाइवर्स होना चाहिए। डाइवर्स क्रॉपिंग अगर पैटर्न हम यूज करते हैं, मतलब इसमें क्या है, एक क्रॉपिंग पैटर्न होता है, मतलब क्रॉप को हम क्या करते हैं, चेंज करके उगाते हैं। जैसे कि एक क्रॉपिंग पैटर्न में हमने समझ लो इस ईयर हमने व्हीट उगाया है, ओके, नेक्स्ट ईयर हम व्हीट की जगह पे मस्टर्ड उगाएंगे, देन नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पे ग्राम है, ओके। तो इस टाइप से अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है। और जो तो आपको पता ही है, जो जितने भी पल्सेस वगैरह अगर हम उगाते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रीगेन हो जाती है, दोबारा से आ जाती है। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन करके क्रॉप पैटर्न का यूज करते हैं तो उससे भी हम हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत बढ़ा सकते हैं। किसमें? एग्रीकल्चर में। अभी ऐसा करने से क्या होता है, हमारी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब हमारी जो इनकम है उसमें भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। अभी इसके बाद हम कौन कौन सी टाइप्स की मतलब फूड क्रॉप्स की बजाय हम, क्योंकि आपको सभी को पता है जो हमारी फूड क्रॉप्स होती है वो थोड़ा सा चीप रेट पे मिलती है, बट अदर क्रॉप्स है जैसे कि फ्रूट्स है, मेडिसिनल हर्ब्स है, मतलब मेडिसिनल जो हर्ब्स है, क्रॉप्स है, या फ्लावर्स है, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स है, ओके, बायोडीजल क्रॉप्स है, बायोडीजल क्रॉप्स है। तो इन क्रॉप्स को अगर हम उगाते हैं तो इसमें हमें क्या लगता है, इरिगेशन का बहुत कम यूज होता है यहाँ पे। अभी इस टाइप की क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, मेडिसिनल हर्ब्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, बायोडीजल क्रॉप्स है। तो इसमें इरिगेशन जो फैसिलिटी है, इरिगेशन जो सिस्टम है उसका बहुत कम यूज होता है। अभी इरिगेशन का हम कम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आ रही है, हमारी जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है, सैलिनिटी जो है वो नहीं बढ़ पाती। तो इसके कारण भी हमारा जो क्या है, जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाती है। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो कि हमारे जो इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है, बहुत डाइवर्स क्लाइमेट है। इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया जो है डाइवर्सिटी में क्या है, ब्लेस्ड है। कैसे ब्लेस्ड है, हमारे यहाँ का जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, मतलब पूर्ण रूप से ये एक विविधतापूर्ण कंट्री है, ओके। तो इस जो डाइवर्स क्लाइमेट है उसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाने के लिए। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ओके, टू grow wide range high value क्रॉप्स। मतलब इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्स क्लाइमेट है, उसका यूज करके हम अलग अलग तरह की जो हाई वैल्यूड क्रॉप्स है, मतलब जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और जिनके लिए जिनको उगाकर हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते। तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स जिसको यूज करके हम हमारे इंडिया का जो फार्मिंग जो मेथड है या एग्रीकल्चरल सिस्टम है उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हमारा ये जो एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है, ये लेसन है हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो देन यू कैन गिव इट इन कमेंट, you can ask it in comment session, okay, thank you।